प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रसखान के काव्य सौंदर्य के कला पक्ष पर विचार करते हैं। अब तक हमारा था काव्य सौंदर्य पर भाव पक्ष, जिसके विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हमने इसकी चर्चा की। अब आता है कला पक्ष। कला पक्ष के रूप में जो है रूप वो किस तरह से दिखाई देता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कला पक्ष यानी भाव पक्ष को सुंदर बनाने में कला पक्ष का विशेष योगदान होता है। ये हम कह सकते हैं कि भाव पक्ष की सुंदर बनाने में कला पक्ष का विशेष योगदान होता है। कला पक्ष काव्य का बाहरी आवरण है, जिसके प्रमुख तत्व भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, प्रतीक योजना, काव्य शब्द शक्तियां, प्रतीक योजना, सूक्तियां, लोकोक्तियां, ये सभी कला के अभिन्न अंग माने गए हैं। जिनका विवरण, विस्तार रूप इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाव पक्ष को सुंदर बनाने में कला पक्ष का विशेष योगदान होता है। कला पक्ष काव्य का बाहरी आवरण है, जिसके प्रमुख तत्व भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, प्रतीक योजना, सूक्तियां, लोकोक्तियां, ये सभी कला के अभिन्न अंग माने गए हैं, जिनका विस्तार रूप इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमारा कला पक्ष का आ रहा वो है भाषा का स्वरूप। यानी भाषा कैसी होनी चाहिए। रसखान ने किस भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रयोग किया है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रयोग किया है। तो विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं भाषा को लेकर के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा का स्वरूप, भाषा विचारों की वाहिका है। वाहिका यानी ले जाने वाली, वाहिका है। भाषा का रूप सरल एवं प्रसाद गुण से युक्त है। भाषा का रूप सरल प्रसाद गुण से युक्त है।
रस खान ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में किया है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में किया है। भाषा में अर्थ वक्रता, व्यंजना भाव, लचीलापन, चित्रोपमता यानी चित्रोपमता, प्रभावशीलता, प्रचलित एवं अप्रचलित शब्दावली का प्रयोग भाषा को रोचक बना देता है। रस खान की भाषा माधुर्य गुण से युक्त है। रसखान की भाषा माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी रचना पदावली समास रहित काव्य रचना है। पदावली यानी कि रसखान पदावली समास रहित काव्य रचना है। सुक्तियों के कारण काव्य में जीवंत भाव आ गए हैं। कवि ने काव्य में अनेक नए शब्दों का निर्माण किया है। जैसे मझारण यानी बीच में, मझारण का मतलब था बीच में। घनेरी यानी अत्यधिक रूप में फैली हुई, घनेरी। मोटी, नागर, ग्वारिन,
ग्वारिन आदि प्रमुख शब्दावली है। आदि प्रमुख शब्दावली है। भाषा की दृष्टि से कवि रसखान का काव्य भक्ति एवं भाषा की दृष्टि से रसखान का काव्य भक्ति एवं प्रेम का सरल रूप रसखान की विशेषता है। रसखान यानी रसखान के काव्य भाषा की सरल रूप रसखान की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। ये हम कह सकते हैं कि किस तरह से, यानी कि भाषा की दृष्टि से काव्य रसखान की भक्ति एवं प्रेम का सरल रूप रसखान की काव्य की भाषा की प्रमुख विशेषता है। यानी भाषा सौंदर्य का रूप हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आता है दूसरा हमारा बिंदु है, वो आता है भाषा के बाद में अलंकार योजना। अलंकार योजना यानी कि अलंकार योजना भी, यानी ये भी कला पक्ष का अभिन्न अंग है। रस आंतरिक है, इसलिए रस क्या होगा, भाव पक्ष में आएगा। अलंकार काव्य को सौंदर्य रूप प्रदान करने में, अलंकार की प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख भूमिका होती है। रसखान ने अलंकारों का प्रयोग न करते हुए भी स्वतः ही अलंकारों की सर्जना हो गई यानी निर्माण हो गया है। रसखान ने कहने का तात्पर्य कि रसखान ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, पूर्णोपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, आदि अलंकारों का प्रयोग देखने योग्य है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काव्य को सौंदर्य रूप प्रदान करने में अलंकार की
प्रमुख भूमिका होती है। रसखान ने अलंकारों का प्रयोग न करते हुए भी स्वतः ही अलंकारों की सृजना हो गई है। अलंकारों ने अपने काव्य में रसखान ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, पूर्ण उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग देखने योग्य है। तो किस तरह से रसखान ने शब्दालंकारों में अनुप्रास एवं यमक का अलंकार का प्रयोग किया है। यानी दो ही अलंकार हैं, एक तो अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार। उसी प्रकार अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनके प्रिय अलंकार रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि जो अलंकार है वे कौन से अलंकार है? वे अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से एक उदाहरण देखिए अलंकार का, वो है किसका? कौन? अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बहुत बार होती है, यानी वर्ण बार बार होते हैं। तो वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखिए। इस उदाहरण में देखिए किस तरह से चकी, छेल, छबीली, चकी, छेल, छबीली, छठा छाई, छहाई, अर्थात इस पंक्ति में छकी, छेल, छबीली, छठा, छाई अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये एक वर्षा ऋतु का वर्णन है। चकी, छेल, छबीली, छठा, छाई अर्थात यहां अलंकार में कवि ने अपनी अनूठी कल्पना का प्रयोग किया है। तो ये हमारी दूसरी विशेषता है जो काव्यगत सौंदर्य को, एक तो भाषा का स्वरूप, दूसरा है अलंकार। अब तीसरी जो विशेषता है वो हम पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी तीसरी विशेषता है जो उसकी विशेषता को प्रकट करता है? यानी तीसरी विशेषता जो काव्य सौंदर्य को या भाव कला सौंदर्य को प्रदर्शित करती है, तो वो विशेषता है तीसरी, वो है छंद विधान। देखिए छंद जो होते हैं काव्य में संगीतात्मकता, भाव उत्पन्न करने का काम करते हैं, उसमें लय पैदा करते हैं, उसमें गति उत्पन्न करने का काम करते हैं, उसमें रागात्मक संबंध या संगीतात्मकता का भाव उत्पन्न करने का काम छंद के विधान करते हैं। तो आता है तीसरी जो विशेषता है वह है छंद योजना। वह है छंद योजना। दो ही प्रकार के छंदों, तीन प्रकार के, वैसे अलंकारों की बात ही, छंद भी तीन प्रकार के माने।
एक तो मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद और एक सममात्रिक छंद, जिसमें दोनों ही भावों को देखा जाता है। तो इसी प्रकार जैसे अर्थालंकार, शब्दालंकार और एक उभयालंकार होता है, उसी तरह से छंद भी दो प्रकार के, एक तो मात्रिक वर्णिक और एक उभय छंद, या हम कह सकते हैं कि सम छंद, जिसके बारे में लिखा गया है। तो छंद जो है किसी भी काव्य को लय, गति, राग, संगीतात्मकता का भाव, नाद सौंदर्य उत्पन्न करने का काम छंदकारी करते हैं। छंद में क्या होता है कि उसमें एक नई सृजना होती है, एक नया भाव, एक नई काव्य धारा का विचार उसमें आता है, वो होती है छंद योजना। तो काव्य अलंकारों की भांति काव्य में छंदों का भी अपना विशेष योगदान रहा है। लय पैदा करने के लिए, संगीतात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए, नए भागों को जगाने के लिए छंदों का प्रयोग सहज किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रसखान के काव्य में, रसखान के काव्य में छंद योजना का सुंदर विधान किया गया है। हम ये कह सकते हैं रसखान के काव्य में छंद योजना का सुंदर विधान किया गया है। छंद योजना से कला पक्ष में गुणात्मक भाव उत्पन्न हो गया है। किसी काव्य में छंद का विशेष योगदान होता है। छंद काव्य को लय, गति, यति, क्रम यानी लय, गति, राग, नाद सौंदर्य से युक्त विशेषता ही छंद है। रसखान ने अपने काव्य में सवैया एवं कवित्व छंद का प्रयोग किया है। छंद का प्रयोग भी किया है। सवैया में दुर्मिल, ये उसके भाग है, ये सवैया का ही भाग है। दुर्मिल, किरीट, मदिरा, सवैयों का प्रयोग
दर्शनीय है, दर्शनीय है, प्रयोग दर्शनीय है। तो इस तरह से रसखान ने प्रेम वाटिका ग्रंथ में, रसखान ने प्रेम वाटिका ग्रंथ में दोहे छंद का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। सुजान रस काव्य में, सुजान रसखान काव्य में सोरठे का प्रयोग किया, काव्य में सोरठे छंद का प्रयोग किया है। छंद योजना की दृष्टि से, छंद योजना की दृष्टि से यह काव्य सफल काव्य है। छंद योजना की दृष्टि से यह काव्य सरल काव्य है, यह हम कह सकते हैं। किस रूप में उसे प्रस्तुत किया है या प्रकट किया है। अब आता है, यह हमारा था छंद योजना तीसरा। अब आता है चौथी जो विशेषता है, वो आती है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना किसी भी चीज को, गूढ़ चीज को प्रदर्शित करने के लिए इस चीज को प्रतीक यानी मानते हैं। जैसे रसखान ने कई प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीक योजना में प्रेम और भक्ति के लिए उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। रसखानी जो शब्द है वो प्रतीकात्मक शब्द है, रसखानी जो शब्द है वो प्रतीकात्मक शब्द है। उसी तरह से सुजान शब्द जो है वो अपनी प्रेयसी के लिए उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया है। उसी तरह से कृष्ण के लिए गोप गोपी भाव का प्रयोग भी प्रतीकात्मक योजना के बारे में बताने वाले भाव सौंदर्य है। तो इस प्रकार से छंद योजना की दृष्टि से ये काव्य एक सफल काव्य है। ये अब प्रतीक योजना आती है। तो प्रतीक योजना, प्रतीक योजना, प्रतीक योजना काव्य को नया रूप प्रदान करती है, प्रदान करती है, यह हम कह सकते हैं। प्रतीक योजना काव्य को नया रूप प्रदान करती है। कवि प्रतीकों के माध्यम से, कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को गति देता है, गति देता है। प्रतीक योजना काव्य को नया रूप प्रदान करती है। प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को गति देता है। रसखान ने प्रेम और भक्ति के लिए प्रेम और भक्ति के लिए नए प्रतीकों का प्रयोग
किया है, क्या है। रसखान स्वयं के लिए प्रतीक रूप में रसखानी शब्द का प्रयोग करते हैं। सुजान शब्द रसखान अपनी प्रेयसी सुजान शब्द रसखान अपनी प्रेयसी के लिए प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपनी प्रेयसी के लिए प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण के लिए रसखान ने श्री कृष्ण के लिए कवि रसखान ने गोप गोपी भाव प्रतीकों का सहज प्रयोग किया है, यह हम कह सकते हैं। तो यह है प्रतीक योजना जो इस काव्य में दिखाई गई है। तो यह है प्रतीक योजना काव्य को नया रूप प्रदान करती है। कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को गति देता है। रसखान ने प्रेम और भक्ति के लिए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। रसखान स्वयं के लिए प्रतीक रूप में रसखानी शब्द का प्रयोग करते हैं। सुजान शब्द रसखान अपनी प्रेयसी के लिए प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण के लिए रसखान ने गोपी के भाव के सहज प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो ये था हमारा प्रतीक। अब आता है यानी शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीन प्रकार की हमारा जो पांचवा बिंदु है वह शब्द शक्तियां, जो किस रूप में शब्द शक्तियों का रूप भी कवि ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में अनूठा है। यानी कि अब आता है शब्द शक्ति। रसखान ने अभिधा के साथ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग कर काव्य को विशेष बना दिया है। लाक्षणिक गुणों के कारण शब्दों में अर्थवक्रता आ गई है।
अर्थ वक्रता, अर्थ वक्रता आ गई है, आ गई है, यानी कि लाक्षणिक गुणों के शब्दों में अर्थ वक्रता आ गई है। व्यंजना शक्ति का प्रयोग भी व्यंग्य रूप में, व्यंग्य भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। रसखान ने सरल एवं सुबोध शाब्दिक शक्तियों का, सरल शब्द शक्तियों का सहज प्रयोग किया है, सहज प्रयोग किया है, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये शब्द शक्ति का भी गुण है। अब आता निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष रूप में रसखान का काव्य सौंदर्य भाव व कला पक्ष की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से एक सफल काव्य है। कला भाव और कला पक्ष की दृष्टि से एक सफल काव्य है। रसखान ने भाव सौंदर्य में रस तथा रूप सौंदर्य, रस तथा रूप सौंदर्य, प्रेम, उपालंब तथा, यानी रस, रूप, सौंदर्य, प्रेम, उपालंब तथा हृदयगत भावों की सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। कला पक्ष में भी वे सफल रहे हैं। भाषा सरल, सुबोध, ब्रज भाषा है, अलंकार, प्रतीक, छंद, शब्द शक्तियां, कलागत सौंदर्य के उपमान रहे हैं। इस प्रकार ये सारी विशेषताएं
है रस खान के काव्य सौंदर्य में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि काव्य सौंदर्य जो है कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से जितना सशक्त भाव पक्ष है उतना ही कला पक्ष है। कला पक्ष में भाषा की सहजता, सरलता, सुबोधता, अभिव्यक्ति की सुंदरता, प्रतीक योजना, छंद, शब्द शक्तियां, ये सब कलागत सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले उपमान हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये संपूर्ण जो क्वेश्चन था वो था काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो रस खान के इन्हीं काव्य सौंदर्य के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन अब समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।